हिंदी। मैं रिंकू सिंह, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय संगीत जगत की जो प्रमुख हस्तियां हैं, जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटीज हैं, इंपॉर्टेंट जो ऐसे व्यक्तित्व हैं, उन पे मैं बातचीत करूंगी आप लोगों के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार तानसेन पर एक प्रश्न आ चुका है। 1 मिनट। तो पिछली बार तानसेन पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और इसी तरह से इस बार हो सकता है कि आपका क्वेश्चन अमीर खुसरो पे आ जाए, बेगम अख्तर पर आ सकता है आपका, है ना। तो मतलब किसी भी जो भी अलग अलग जो पर्सनालिटी जो मतलब मेडिवल टाइम से लेकर के अभी आधुनिक समय तक के जितने भी इस तरह के व्यक्तित्व हुए हैं संगीत जगत में, उन सब के ऊपर आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगी। तो इसके हाँ जी, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा अन अकेडमी के बारे में जान लीजिए आप। जितने भी मेरे न्यू लर्नर्स हैं, अन अकेडमी का अपना एक चैनल है। जिस तरह से आप यूट्यूब पे हमारी क्लासेस लेते हो, वैसे ही हमारा अपना एक पोर्टल है और वहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। बहुत सारे टॉप के एजुकेटर्स वहाँ पर 77 प्लस अराउंड 80 एजुकेटर्स हैं और आपकी चॉइस होती है कि कौन सा सब्जेक्ट किससे आपको पढ़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले वहाँ पर आपको 8 से 10 टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इसके साथ साथ मतलब बहुत कुछ जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हर चीज यहाँ पर आपको मिलती है। आपको कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हैं, कभी भी आप टीचर्स से, जैसे अगर आप मेरे थ्रू अगर अन अकेडमी सब्सक्राइब करते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझा दो। मतलब हम ऑनलाइन भी पूरा असिस्ट करते हैं और ऑफलाइन भी पूरा असिस्ट करते हैं। तो इतना कुछ पाने के लिए बस आपको अन अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके यूपीएससी सीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएससी चूज करिए कोर्स अपना और फिर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। और सब्सक्रिप्शन के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है कोई एक प्लान चूज करना पड़ता है, जिसमें 2 ईयर वाला प्लान एकदम बेस्ट माना जा रहा है। 43,200 में 24 मंथ्स तक, यानी 2 साल तक आप हमारे साथ बने रहेंगे और ये जितनी भी सुविधाओं के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी सुविधाएं आप हमारे साथ लेते रहेंगे। 1 ईयर का भी है, 1 ईयर का 36,000 और 24 मंथ्स 2 ईयर का 43,200। रिंकू लाइव मेरा कोड है, RINKULIVE। रिंकू लाइव कोड डालिए, अपनी फी में आपको छुटकारा मिलेगा, फी मतलब छूट मिलेगा, सॉरी डिस्काउंट मिलेगा। रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव मेरा कोड यूज करें और अन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। मुझे तो बस खुशी मिलेगी, लेकिन आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, कलेक्टर बनोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि संगीत जगत की प्रमुख हस्तियां, इनके बारे में आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 2019 में ही तानसेन पर क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसे ही तानसेन की तरह और जो भी प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो बहुत सी मतलब हस्तियां संगीत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें अमीर खुसरो का नाम एक अलग तरीके से लिया जाता है, क्योंकि इनका जो एक धर्मनिरपेक्ष जो इनका व्यक्तित्व रहा और जिस तरह से इन्होंने मतलब एक ये कह सकते हैं कि बहुत ही वर्साटाइल पर्सनालिटी इनकी रही, मतलब मल्टी टैलेंटेड जिसको कहते हैं वो। मतलब ये राइटर भी थे, सिंगर भी थे
और बहुत सारे मतलब जैसे गाने के साथ साथ वाद्य यंत्रों का इन्होंने आविष्कार किया। जो हिंदी भाषा है उसके जनक भी यही माने जाते हैं, हिंदवी जिसे कहा गया, जैसे मतलब ये एक जबान के रूप में विकसित हुआ उर्दू और हिंदी, तो इनके जनक भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। तो आज भी इनके दोहे, जो इन्होंने दोहे लिखे, दोहे भी पूरे देश में कई दरगाहों में इनके गाए जाते हैं। और कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहों में से है, आपने जरूर ये सुना होगा, मतलब आपने बेगम अख्तर की आवाज में, गुलाम अली की आवाज में, जगजीत सिंह की आवाज में, वडाली ब्रदर्स की आवाज में, सबकी आवाज में आपने ये सुना होगा इनका, छाप तिलक मुँह से छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, ठीक है, नैना लड़ाई के। ये इतना फेमस इनका ये दोहा और ये गजल है कि मतलब ये एक तरह से सूफी धर्म को मानते थे ये। और मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया के इनके गुरु थे, उनसे ये बहुत मतलब बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए थे। नज़दीकी शब्द छोटा पड़ रहा है मुझे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनसे इतने ज़्यादा ये घनिष्ठता से जुड़े थे कि उनकी मृत्यु के दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये छाप जो है, छाप तिलक मुँह से छीनी तो से नैना लड़ाई के, ये एक तरह से सूफी जो ईश्वर के लिए, ईश्वर को अपने प्रेमी के रूप में चाहते थे, अपने सखा के रूप में चाहते थे, उनके लिए लिखा करते थे ये लोग ऐसे दोहे, तो इन्होंने लिखी थी। खिलजी के समकालीन थे, खिलजी के एक बहुत प्रसिद्ध सलाहकार भी ये माने जाते हैं। तो सामान्यतः फारसी और आरंभिक उर्दू यानी हिंदवी, देखो जो मैंने कहा हिंदवी भाषा, इसके तत्वों को मिलाकर एक कविता लिखते थे। और इनके नाम कई रचनाओं का श्रेय है, कई सारे जो है गजल, ख्याल, तराना इनके द्वारा रचित है। यानी गजल के जनक, ख्याल के जनक, तराना के जनक अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। कव्वाली के पिता की भी संज्ञा दी जाती है इनको। कव्वाली के पिता, जो हर दरगाहों पर, जितनी भी सूफी संत के दरगाह हैं वहां पर कव्वाली होता रहता है। और पुरानी फिल्मों को देखें तो हर कव्वालियां इतनी हिट थी कि हर फिल्म में कोई ना कोई कव्वाली जरूर हुआ करती थी, ये जो आपको याद होगा। सितार का आविष्कार किया इन्होंने। तबला भी माना जाता है कि तबला का भी इन्होंने ही आविष्कार किया। और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में, जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छे लेखक भी थे, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नूह सिफर, ठीक है, नूह सिफर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मसनवी दुआल और रानी खिज्र खान का नाम आता है। नूह सिफर तो इनका बहुत फेमस रचना है। तो ये अमीर खुसरो, आज भी जब हिंदी पढ़ना शुरू करते हो आप, जिनका हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा से जिन्होंने ऑप्शनल रखा होगा, तो आज भी जब हिंदी पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि हिंदी भाषा के जनक अमीर खुसरो। कब 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी में, मतलब जैसे शुरुआत होती है हिंदी भाषा की, ठीक है। और ये जैसे कहा जाता है कि खिलजी के समकाल, मतलब खिलजी के सबसे मतलब खास रहे, ये खास रहे, वैसे ये 3-4 सुल्तानों के समय में रहे ये। इसके बाद आता है नाम तानसेन का, तानसेन। तो तानसेन पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है, तो इस बार तो कोई संभावना नहीं है, पर फिर भी तानसेन के बारे में भी आप जानिए। जब ये पूछा गया था कि तानसेन का नाम तानसेन का नाम तानसेन किसने दिया, तो जो तानसेन का नाम तानसेन रीवा के नरेश रामचंद्र ने दिया था। और यही प्रश्न था, बाकी सारी बातें, उसमें 3 लाइनें थी, एक लाइन गलत था कि तानसेन का नाम अकबर ने दिया, बाकी सारी लाइनें सही थी। तो तानसेन के जन्म को लेकर तो वैसे बहुत विवाद है इनके जन्म को लेकर, लेकिन फिर भी अगर हम लोग जैसे सर्वमान्य मानते हैं तो तानसेन का जन्म 1506 माना जाता है, 1506। और तानसेन का घर का नाम था तन्ना मिश्र, और यही से कुछ लोग कहते हैं रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे। तो तन्ना मिश्र इनका नाम जानना है। और इनके पिता का नाम था मकरंद पांडे। बड़े बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े टैलेंटेड थे,
और ये नकल उतारने में माहिर थे। अलग अलग पंछियों के, पशुओं के की आवाजें निकाला करते थे, दूसरे लोगों के मतलब एकदम से मिमिक्री किया करते थे। एक बार ये ऐसे ही अपने लड़कों की टोली में, अपने दोस्तों की टोली में कर रहे थे, तभी स्वामी हरिदास, जिनको हिंदुस्तानी संगीत का जनक माना जाता है एक तरह से, स्वामी हरिदास ने इनको देखा और इनके प्राकृतिक प्रतिभा से वो बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने इनके पिताजी का नाम पूछा, इनके पिताजी से मिले और इनके पिताजी से मिलकर इनको मांग लिया, उन्होंने मांग लिया और अपने साथ वृंदावन लेके गए। वहां 12 साल तक ये स्वामी हरिदास से संगीत सीखते रहे। कहा जाता है कि मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से रामतनु, मतलब तन्ना मिश्र कहिए, रामतनु पांडे कहिए, तानसेन कहिए, इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि मकरंद पांडे को औलाद नहीं हो रही थी और मोहम्मद गौस के पास ये जाया करते थे और उन्होंने कहा कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो इनके पिता चाहते थे कि ये मोहम्मद गौस से मतलब संगीत सीखें और ये अपने पिता की अंतिम इच्छा को याद करते हुए ही मोहम्मद गौस से शिक्षा लेने के विचार से मोहम्मद गौस के पास गए और अपने नए गुरु से शिक्षा लेने से पहले इन्होंने अपने पुराने गुरु हरिदास जी से परमिशन लिया था। कहते हैं कि उन्होंने खुशी खुशी भेजा। इस तरह ही चले गए ग्वालियर। जब ये ग्वालियर गए, वृंदावन से जब ये ग्वालियर गए तो वहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया और इनके संगीत से प्रभावित होकर जब इनके संगीत को रीवा नरेश रामचंद्र ने सुना तो उन्होंने अपने दरबार का गायक बना दिया था। तानसेन जी को अपने दरबार का गायक बनाया और वहीं पर रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में ही कहा जाता है कि अकबर को तानसेन का गीत सुनने को मिला और वहीं पर अकबर ने जो है रामचंद्र देव, मतलब सुनने के बाद जब वो अपने दरबार में आया और इनके संगीत को इतना याद करता रहा अकबर कि अकबर ने फिर इनके पास संदेश भिजवाया कि तानसेन को हमें दे दो। और इस तरह से तानसेन चले गए मुगल दरबार में और अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। ध्रुपद गायकी के मतलब सबसे जनक कह लीजिए और मतलब इस तरह से ये गाते थे कि कहते हैं कि मतलब राग दीपक गाते थे तो दीपक जल जाता था, राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लग जाती थी। मतलब इतनी इनकी गायकी में दम था। इनकी जो है मृत्यु को लेकर भी विवाद है। तो कुछ सूत्र कहते हैं कि इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1546 को दिल्ली में हुआ और उनकी अंतिम यात्रा में सभी दरबारी और अकबर शामिल थे। और कुछ कहते हैं कि इनकी मृत्यु 6 मई 1579 को हुई, 6 मई 1589 को, और उन्हें उनकी जन्मभूमि बेहात में इनका जन्म माना जाता है, जन्म हुआ था और ये बेहात ग्वालियर के पास है, वहीं पर दफनाया गया है। तो यहाँ तो मतलब तानसेन की कब्र है, तानसेन की कब्र यहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल मृत्यु को डेट को लेकर के मतलब विवाद है। और जहाँ पर इनको दफनाया गया वहीं पर तानसेन संगीत समारोह हुआ करता है हर साल। मध्य प्रदेश सरकार हर साल दिसंबर में तानसेन की याद में तानसेन समारोह करवाती है और जो उभरते हुए गायक होते हैं उनको तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। बेगम अख्तर, ये जो है देखिए ये यंग टाइम का इनका फोटो है और ये जो है जब ओल्ड एज हो गई थी, जब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, तो हम लोग तो इसी चेहरे से इनको जानते हैं जब ये पॉपुलर हुई। और आप इनकी आवाज़ में आबिदा प्रवीण, बेगम अख्तर, ये लोग ऐसी गायिकाएं हैं कि आपको सुनना चाहिए। मतलब देखो फिल्मी गाने भी सुनो, अरिजीत सिंह को भी सुनो, कुमार शानू को सुनो, कुमार शानू तो सुनते नहीं होंगे, शान की बात कर रही हूँ मैं, और भी बहुत सारे आए हैं।
ठीक है, तो मैं ज़रा नए सिंगर्स को कम सुनती हूँ इसलिए मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आप लोग इन्हें ज़रूर सुनना, एक बार ज़रूर सुनना। और पहली बार समझ में नहीं आएगा, एक दो बार सुनोगे ध्यान से, तब इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, कॉन्सेंट्रेट करती हैं, कॉन्सेंट्रेट करती हैं, आपके अंदर एक टेस्ट डेवलप करती हैं, आपको थोड़ा सा इंटेलेक्ट बनाती हैं। तो ये जो बेगम अख्तर हैं, अपने वास्तविक नाम की तुलना में ये मल्लिका-ए गजल, मल्लिका-ए गजल या गजल की रानी के नाम से ज्यादा विख्यात हैं। जो भी अमीर खुसरो का मैंने बोला छाप तिलक, कभी इनकी आवाज में सुनो आप, ये या विदा प्रवीण, इन लोगों ने ऐसे गाया है ना उसको कि मतलब बिल्कुल आप सच में कनेक्ट हो जाते हो। तो इनका वास्तविक नाम अख्तरी बाई था, अख्तरी बाई फैजाबादी, और ये भारत के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त गजल गायकों में से एक रही हैं। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ इन्होंने फिल्मी गायन भी किया, कुछ फिल्मों में भी इन्होंने अपनी आवाज दी। और जब ये आकाशवाणी से जुड़ी थी, आकाशवाणी आज आप नहीं सुनते हो ऑल इंडिया रेडियो, आप एफएम सुनते हो, लेकिन जब सिर्फ मतलब ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी आया करता था, तो आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग वेट किया करते थे और अच्छी अच्छी गायिकाएं वहां पर जाकर अपने प्रदर्शन को दिया करते थे, किया करते थे। तो ये जब उनको मतलब गायकी का मशहूर सितारा समझा जाता था उस समय, और इनको कई सारे सम्मान मिले हैं, संगीत नाट्य अकेडमी सम्मान भी मिला है इन्हें, पद्मश्री, मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण मिला है। और इनके कुछ प्रसिद्ध गानों में से हमारी अटरिया, पिया काहे रूठा, आपको सुनना है तो यही डाल के सुन लेना, ठीक है, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी अटरिया बहुत मतलब अच्छा, एक आप ये ठुमरी कह सकते हैं, ये गजल नहीं है ये। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, किराना घराना। एक दिन मैंने कई घरानों के बारे में आपको पढ़ाया था, जब मैं संगीत पढ़ा रही थी तो कई घरानों के बारे में पढ़ाया था, तब भी मैंने इनके बारे में बताया था। तो आधुनिक काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से, और मतलब इनको मतलब रागों पर तो महारत हासिल थी ही, बल्कि मतलब ये इन्होंने जो है कुछ ऐसे मतलब सिंगर्स होते हैं जो बहुत चोटी के गायक होते हैं, लेकिन उनसे आम जनता कनेक्ट नहीं कर पाती है, उनसे आम जनता कनेक्ट नहीं कर पाती, उन्हें लगता है कि पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये आम लोगों में भी, जनसाधारण में भी बहुत लोकप्रिय हुए। और इसमें रंगोली, एक दिन मैंने और आप लोगों को कहा था ना, रंगोली नहीं, अरे वो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसका भी बहुत योगदान है, क्योंकि हम इन्हें बचपन से जानते हैं, जब से, क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा जब हम देखते थे उसमें ये आते थे और बहुत अच्छे से गाते थे, तो बस मतलब वही एक इमेज इनका हमारे आंखों में बन गया। तो किराना घराना याद रखिएगा। और ख्याल गायकी में सिद्धहस्त थे ये, और इन्होंने सवाई गंधर्व विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ठीक है। ये ख्याल गायन में तो थे ही एक्सपर्ट, इसके साथ साथ ठुमरी भी गाते थे और भजनों में भी काफी इनका वो था। इनके लोकप्रिय गीतों में पिया मिलन की आस और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इन्होंने कलाश्री और ललित भटियार, दो रागों का सृजन किया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर IMP लिख दो, यहां पर IMP लिख दो। क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई रागों को पूछ लिया जाता है। तो कलाश्री और ललित भटियार रागों का इन्होंने सृजन किया, और इनको कौन कौन से पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिलना एक बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है कलाकारों के लिए जो संगीत और नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो इनको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। उस्ताद अमजद अली खां,
मैंने एक दिन और जब मैं वाद्य यंत्रों के बारे में, सरोद के बारे में बता रही थी, तो मैंने इनको इनके पुत्रों के साथ आप लोगों को दिखाया था। तो अमजद अली खां, उस्ताद अमजद अली खां, जो सरोद वादन में मतलब इन्होंने भारत के नाम को एक तरह से स्थापित किया है विश्व में, विश्व स्तरीय ख्याति दिलाई है आप कह सकते हैं। तो ये अमजद अली खां संगीत वंश परंपरा के सेनिया बंगाश स्कूल, सेनिया बंगाश, ठीक है, सेनिया बंगाश स्कूल के सरोद वादकों की एक लंबी श्रृंखला रही है, उसमें से एक है, उसी से संबंध रखते हैं। 6 पीढ़ियां हैं सेनिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हाईलाइटेड है कि सेनिया बंगाश स्कूल, संगीत का जो स्कूल है, संगीत का जो महाविद्यालय, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो सरोद वादन से, ठीक है, ये सरोद वादन से जुड़ा हुआ है। 6 पीढ़ी इसकी निकल चुकी है, उससे ये संबंध रखते हैं। और ये घराना जो है रबाब, रबाब पता है ना आपको, रबाब ईरानी लोक वाद्य यंत्र, रबाब को विकसित करने के लिए जाना जाता है। और यही रबाब आज के डेट में सरोद के रूप में पहचान इसको मिली गई है। रबाब बजाना मध्य एशिया में बहुत फेमस, ठीक है। इनका परिवार, लोग कहते हैं कि इनका परिवार मियां तानसेन के वंशजों से संबंधित है, अमजद अली का परिवार। और तानसेन के बारे में तो आप जानते ही हैं, यहां पर ऐसे ही मेंशन कर दिया गया है। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों तथा कार्नेगी हॉल, कार्नेगी हॉल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रॉयल अलर्ट हॉल लंदन में, मोजार्ट हॉल फ्रैंकफर्ट, यहाँ सब जो मतलब ये कैसे हॉल है, रॉयल कह लीजिए, ये सब जो रॉयल शाही हॉल हैं, रॉयल घराने हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और इनको 1975 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकेदमी सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कई सारे प्रदान, मतलब कई सारे इनको अवार्ड, पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। इनको दिल्ली विश्वविद्यालय, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, शांति निकेतन, इन सारे विश्वविद्यालयों से मान सेवी उपाधियां प्रदान की गई हैं। मतलब विश्वविद्यालय देते हैं ना, जो भी जिनका बहुत योगदान होता है समाज में या किसी कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में, या मतलब जैसे किसी भी क्षेत्र, एक ये जो विशेष क्षेत्र है जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई, तो वहाँ पर अगर आपका कोई विशेष योगदान रहता है तो ये बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो बुलाकर आपको अपनी उपाधि देते हैं। तो वही इनको मिला हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, शांति निकेतन, यहाँ से इनको मानद उपाधियां मिली हुई हैं। एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका, ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का नाम हो सकता है आपने सुना होगा, पर पूरा नाम देखिए, एम से मदुरई और एस से षणमुखाविदु सुब्बुलक्ष्मी, इनका पूरा नाम है। और ये अपने स्वर के उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखने के लिए तंबूरा नामक एक वाद्य यंत्र बजाती थी, उसको बजाते हुए ही गाती थी तंबूरे को, ऐसे ऐसे। हिंदुस्तानी संगीत भी इन्होंने सीखा, कर्नाटक संगीत के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत भी इन्होंने सीखा, गजल, ठुमरी, इन सब को भी सम्मिलित किया इन्होंने अपने गायन में। और इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये प्रथम संगीतकार हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी। कब? इनको 2008, ठीक है, 2008 में भारत रत्न इनको मिला है। और इसकी भारत रत्न से पहले इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रैमन मैग्सेसे, ये सारे मतलब सम्मान पहले ही इनको मिल चुके थे। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी अभी मतलब हम लोगों को याद आता है जब इनकी डेथ हुई तो हम लोग अच्छे अवेयर थे, पूरा ध्यान था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां,
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई राजा के नाम से विख्यात हैं। जब मैं वाद्य यंत्र आपको बता रही थी तब भी बताया। और इन्होंने जो है अमरता एक तरह से प्राप्त कर ली और शहनाई को प्रदान कर दिया। तो ये वैसे ये कहाँ से, बिहार के डुमराव दरबार में इन्होंने वादन किया था। हैं तो इन बनारस के, पर इन्होंने बिहार का जो डुमराव घराना था वहाँ के दरबार में ये वादन करते थे। ठुमरी, कजरी, सावनी, चौती इत्यादि बजाने की कला में इनको महारत हासिल था और आकाशवाणी के लिए वादन आरंभ करने पर वे लोकप्रिय होते चले गए। ये भी आकाशवाणी से ही हुए। आकाशवाणी पे पर्टिकुलर एक टाइम होता था, कि इस टाइम पर इनका आएगा, और तब लोग जब सुनने लग जाते थे तो ऐसे धीरे 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 पॉपुलैरिटी बढ़ जाती थी। भारत के मतलब स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब जैसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थे, और प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से वादन किया था इन्होंने, लाल किले से वादन किया था। और 2001 में इनको भारत रत्न मिला। 2001 में इनको भारत रत्न तथा तीनों पद्म सम्मान जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए थे। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान भी इनको मिला है, और इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल की संगीत गोष्ठी में वादन करने का अवसर मिला था। तो ये पहले भारतीय हैं जिनको लिंकन सेंटर हॉल के संगीत गोष्ठी में बजाने को मिला था। तो इनमें जो आप लोग याद रखेंगे कि भारत रत्न किस दरबार में इन्होंने वादन किया था, इनको तानसेन सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है। इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंकन सेंटर हॉल में बजाने का मौका मिला था, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के हैं, संग्राम के दौरान के, और प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने लाल किले से जो है वादन किया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो हमने मनाई थी। ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इनके बारे में भी मैंने, जब मैं वाद्य यंत्र बताया था मैंने, तो बांसुरी में मैंने बताया था आपको, तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई है उस बांसुरी को जो हर घर में मौजूद होता है। आपने बचपन में एक बार जरूर इसको बजाई होगी। ठीक है। सुशील वाद्य यंत्र हर घर में जो होता है, उसको इन्होंने इतनी खूबसूरती से बजाया, इतनी खूबसूरती से कि मतलब आप विश्व विख्यात हो गई। तो लंबे समय तक ये भी आकाशवाणी से संबंध रहे, हरिप्रसाद चौरसिया भी, और इन्होंने पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत का बांसुरी के साथ प्रयोग किया। जैसे पाश्चात्य में आता है ना पॉप संगीत से, पॉप, जैज, रॉक, ये सब पाश्चात्य संगीत होते हैं। इनको बांसुरी से इनकी धुनों को इन्होंने बजाया है। भारतीय नागरिक थे, फिर भी वो अपने समय का एक अंश हॉलैंड में बिताते हैं, यानी नीदरलैंड में, और उन्हें भारत सरकार से कई पुरस्कार मतलब प्राप्त हो चुका है, जैसे पद्म भूषण। ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य सरकारें हैं इनको अपना वो प्रदान कर चुकी हैं, जो राज्य सरकारें अपना सम्मान देती हैं वो। और कोणार्क सम्मान, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, यश भारती सम्मान, ये सब। तो कोणार्क कहाँ का हो गया? उड़ीसा। महाराष्ट्र, और यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश प्रदान करता है। तो ये सब मतलब ये इन प्रदेशों का उच्च सम्मान होता है। बड़े गुलाम अली अपने समय के महानतम शास्त्रीय गायकों में से एक। हिंदुस्तानी संगीत से हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब मैं इनकी जैसे बहुत प्रशंसक हूँ। कभी इनको जैसे लाइव सुनने का मौका नहीं मिला है, हमेशा रिकॉर्डेड ही देखा है इनको, मैं मतलब सुना है। पर
जब गाते हैं तो आप मतलब मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो इन्हें हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। ठुमरी, ख्याल में इन्हें महारत हासिल थी और पटियाला घराने से ये संबंध रखते थे। पटियाला घराने से। सबसे लोकप्रिय गीत यही गूगल में डालना, याद पिया की आई, आए न बालम, का कहूँ सजनी, क्या करूँ सजनी, आए न बालम, ये सब इन्होंने गाए हैं। 1962 में इन्हें पद्म भूषण तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त किया गया, दिया गया कह लीजिए। और बड़े गुलाम अली खां यादगार सभा, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो उनके संगीत की मतलब जैसे इनकी स्मृति में उत्सव आयोजन किए जाते हैं, बड़े गुलाम अली खां यादगार सभा करके। और लोग इनके गाए हुए गीतों को, जो नए गायक हैं वो इनके गाए हुए गीतों को गाया करते हैं। तो पटियाला घराने से संबंध रखते थे। 1962 में इन्हें पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। और ये जो है मतलब अपने समय के सबसे बेस्ट गजल गायक कह लीजिए, ठुमरी गायक कह लीजिए ना, इन्होंने मतलब गाए हैं। और आप उसको मतलब आज भी लोग सुनते हैं। तो ठुमरी और ख्याल में इनको महारत हासिल थी। उस्ताद जाकिर हुसैन, देखते ही याद आ गया होगा आपको, भाई बाह ताज बोलिए, बाह उस्ताद बाह, भाई बाह ताज बोलिए। और इनके लंबे लंबे बाल और एकदम ये भी आते थे, बिले सुन मेरा तुम्हारा में ये भी आते थे। तो पूरा नाम इनका जाकिर हुसैन कुरैशी, पूरा नाम, ठीक है। और हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही शैलियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया इन्होंने, तथा भारतीय और पाश्चात्य संगीत के बीच की खाई को बराबर करने की भी इन्होंने चेष्टा की। काफी था, जैसे ऐसा था कि भारतीय जो संगीत है वो अपना एक पारंपरिक थोड़ा क्लासिकल बेस्ड रहा, और जो पाश्चात्य संगीत है वो अपने अपने तरीके से चला। दोनों अपने अपने में घमंड में रहते थे कि हम ज्यादा अच्छे तो हम ज्यादा अच्छे, अपने अपने घमंड में दोनों। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ वहाँ के सिंगर्स ने, या मतलब आप कह लीजिए जो कंपोज करते हैं, जो लिरिकिस्ट होते हैं वो कुछ आप ये मान लीजिए कि जैसे या मतलब अनु मलिक हैं, तो अनु मलिक ने कुछ गानों को कॉपी किया या कुछ धुनों को लिया गया वहाँ से। तो काफ़ी भारतीय संगीतकारों ने भी प्रयास किया आज भी, लेकिन वहाँ के लोग थोड़ा कॉपी कम करते हैं, बॉलीवुड के लोग थोड़ा कॉपी ज़्यादा करते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय संगीत को वो लोग भी बहुत हल्के में लेते हैं, पर खाई रही है तो काफ़ी इन्होंने भी कम करने की चेष्टा की। 1987 में मेकिंग म्यूजिक नाम से अपना पहला एकल एल्बम रिकॉर्ड किया था इन्होंने। और हॉलीवुड की जो महान हस्तियां रही हैं जैसे जॉर्ज हैरिसन, वैन मॉरिसन, इनके साथ बहुत सारे अपने एल्बम्स इन्होंने बनाए। और संगीत नाटक अकादमी सम्मान इनको भी मिला हुआ है। 1998 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण पाने वाले वह सबसे कम आयु के तबला वादक। तो ये भी याद रखना, सबसे कम आयु के ये तबला वादक बने जिनको संगीत नाटक अकादमी पद्मश्री पद्म भूषण मिला है। तो पद्मश्री पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक उस्ताद विलायत खां, इटावा घराने से, ठीक है, इटावा घराने से। और सर्वोत्तम सितार वादकों में मतलब रविशंकर, जब मैं सितार वादक पढ़ा रही थी तो मैंने बताया कि रविशंकर के साथ साथ विलायत खां का नाम भी याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को कहा था। तो ये जो है
इटावा घराने के विलायत खां प्रसिद्ध सितार वादकों में से, और इनके नाम पे बाद में विलायत खानी बाज कहा गया है। मतलब एक शैली, एक नई शैली ही इन्होंने बना डाली सितार बजाने का, जिसको इनके नाम पर कहा गया, विलायत खानी बाज। अधिकांश वादन इनका संगीत समारोह में हुआ और ये भी आकाशवाणी से जुड़े हुए थे, और बहुत सारी फिल्मों के लिए भी इन्होंने संगीत की रचना की है। और सर्वाधिक इनकी प्रसिद्ध कृतियों में सत्यजीत रे, जो प्रसिद्ध बांग्ला निर्देशक हैं, सत्यजीत रे, जो अपनी थोड़ी हट कर फिल्में बनाते हैं, यूनिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो सत्यजीत रे की जल सागर तथा आइवरी मर्चेंट की गुरु सम्मिलित है, जिसमें मतलब इन्होंने की दिया है, अपनी संगीत की रचना की है। और कई मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए, जैसे 1964 में पद्मश्री सम्मान ठुकरा दिया था, इसके लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इनको 1964 में पद्मश्री सम्मान मिला और उसको इन्होंने लेने से मना कर दिया था। पद्म भूषण 2000 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हाथों उन्हें आफताबे सितार प्रदान किया गया था। ठीक है।